हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, जिससे सभी लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम लोगों की यूनिट 4 समाप्त हो चुकी है, आप लोगों को पता है, और यूनिट 5 शुरू हो गई है। यूनिट 5 का पार्ट ए चल रहा है, जिसकी क्लास 1 हम कर चुके हैं। एक क्लास इसकी हो चुकी है। आज हम सेकंड क्लास लेंगे यूनिट 5 की पार्ट ए के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि यूनिट 5 में पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो यूनिट 5 में जो भी चीज़ें हैं, पाठ्यचर्या अध्ययन मतलब करिकुलम अध्ययन, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें सारी रिलेटेड है पाठ्यचर्या से हैं। और जो अभी हमने इसके पहले आपका जो 4th यूनिट पढ़ा, टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन में जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो आपका ये पाठ्यचर्या अध्ययन है, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट का भी पार्ट यहाँ पे कुछ, फर्स्ट यूनिट का नहीं, सेकंड यूनिट का भी पार्ट यहाँ पे लिया गया है। और यूनिट 4 में जो चीज़ें आपको वहाँ मिली, सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी, क्योंकि हम यूनिट 4 में हमने क्या बात की थी, टीचर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, टीचरों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सेवा पूर्व शिक्षकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की टीचिंग कैसी होनी चाहिए, और जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है उनकी जो एजुकेशन होना चाहिए कैसी होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा की बात की थी कि शिक्षकों की शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे हम शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पाठ्यचर्या अध्ययन। तो पाठ्यचर्या अध्ययन के लिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं या हम किसी को शिक्षित करते हैं, मान लीजिए हमको एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में हमको शिक्षा देनी है, लेकिन शिक्षा देने के लिए जो मुख्य पॉइंट आएगा वो आता है पाठ्यचर्या। क्योंकि हम किसी को भी शिक्षित करना चाहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्लास के ही बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमको पाठ्यचर्या उसकी बनानी पड़ेगी। तभी तो हमको पता चलेगा कि हम उस बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना सिखाना है, कितने टाइम में सिखाना है, तो उसको क्या सिखाना है। तो यही होती है आपकी पाठ्यचर्या। तो इसीलिए ये पॉइंट आपका सभी चीज़ों से रिलेटेड है। और इसके क्वेश्चंस देखिए, एक कमेंट्स आया था, एक स्टूडेंट्स बोल रहा था, मैम यदि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हम किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे अपने अनुभव के आधार से आप लोग को बोल रही हूँ, जितना कि मैंने अभी तक अनुभव की हैं चीज़ें। क्योंकि देखिए, मान लीजिए हमने आपको पावले पढ़ाया, ठीक है, या प्रकृतिवाद पढ़ाया, या फ्यूजनवाद पढ़ाया, या टीचर एजुकेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे वीडियो देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो आपके सिलेबस में हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उसके क्वेश्चन से नहीं कर पाते हैं, क्यों? यदि आप ये चीज़, मैं आप सभी लोगों से बोल रही हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव बताता है मैं उस हिसाब से आप लोग को पढ़ा रही हूँ कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा सा ही कॉन्सेप्ट पढ़िए, या प्रकृतिवादी पढ़िए, या प्रयोजनवादी पढ़िए, ठीक है, तो आप पढ़िए। फिर इसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस जितने यूजीसी नेट के पेपर में आपके आए हुए हैं वो करिए। और यदि आप 100% उनको कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चंस क्लियर जरूर होंगे। लेकिन ये चीज़ें कहाँ लागू होती हैं? ये आपके यूपी टेट, सी टेट में ये चीज़ें लागू होती हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपके क्वेश्चन 100% हो जाएंगे सही। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, 1 लाइन क्वेश्चन आता है। ठीक है, वहाँ पर हमारा 1 लाइन क्वेश्चन होता है। ठीक है, वहाँ पे जो होता है हमारा 1 लाइन क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए जैसे हमने पावले पढ़ाया, प्रकृतिवाद पढ़ाया, तो पावले मतलब पढ़ाया, या प्रकृतिवाद पढ़ाया, या आदर्शवाद पढ़ाया, तो वहाँ पे हम ये पूछ लेंगे कि आदर्शवाद में किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया है, शिक्षा कैसा होना चाहिए। लेकिन 1 लाइन क्वेश्चन होगा और ऑप्शन होंगे, आप उनके ऑप्शन बहुत आसानी से देंगे, और 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में एक आपको फाइनली चुनना होगा। लेकिन जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं आते हैं कि आप 1 लाइन क्वेश्चन हो और देख के आप उनका आंसर लगा दो। तो इसके लिए मेरा अनुभव कहता है कि यदि आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करना है तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, इसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। टेस्ट सीरीज में वो लोग क्या देते हैं, यही तो देते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वही यही देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ देंगे नहीं। तो आप अपने यही क्वेश्चंस 2012 से लेके 2019 तक लगा लीजिए, तो आपका क्या होगा, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है, सारे क्लियर यहीं से हो जाएंगे। यदि आपने, मान लीजिए हमने आपको टीचर एजुकेशन पढ़ा दिया और आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं ये एक बार बात और बोलूँगी, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैडम क्वेश्चंस लगाने से कॉन्सेप्ट
क्लियर नहीं होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हमको क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे, क्वेश्चंस का अभ्यास करना ही पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि यूजीसी नेट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, एनटीए में किस तरह, एनटीए जो नेट का होता है किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। वरना आप ऐसे, और ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। और आप यदि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए, फिर देखेंगे कि आपको कितना घुमा के क्वेश्चंस देते हैं वो, ठीक है, कितना घुमा के क्वेश्चंस देते हैं ये चीज़ें आपका। क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ना, ये ISPCS के लेवल का एग्जाम है, ठीक है। जो हमको जितनी मेहनत ISPCS में करनी पड़ती है वही इसमें भी करनी पड़ती है, इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतना डीप नॉलेज होना चाहिए, तब जाके कहीं नेट निकलेगा। JRF तो बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए तभी निकलेगा। बहुत टीचर्स बोल देते हैं ना कि हम आपका JRF निकलवा देंगे या नेट निकलवा देंगे, तो टीचर्स नहीं निकलवाएगा भाई। स्टूडेंट्स में किसी से भी बोल रही हूँ, सभी से बोल रही हूँ, टीचर्स नहीं निकलवाएगा, हम नहीं निकलवाएंगे, केवल हम आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आपका सिलेबस, टीचर्स का एक जो काम होता है वो ये होता है कि बच्चे को सारा सिलेबस समझा दो, सारे उसके कंटेंट समझा दो, जो इम्पोर्टेंट है वो समझा दो। और आपको तो आप पता होगा कि 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में ऐसी एक भी यूनिट्स नहीं है जो आपकी कम इम्पॉर्टेंट है। जितनी यूनिट्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है उतनी ही 10 यूनिट इम्पॉर्टेंट है। तो सारी की सारी चीज़ें बराबर से इम्पॉर्टेंट है। केवल टीचर्स का काम यही है कि आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दे। इसके बाद जो सफलता निश्चित करती है वो निश्चित करती है स्टूडेंट्स की मेहनत पर, ठीक है। हम आपका JRF नहीं निकलवाएंगे, हम आपका नेट नहीं निकलवाएंगे, तो आपको ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिए, इसीलिए मैं क्वेश्चंस के लिए फोकस भी करती हूँ और फोर्स भी करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। अभी जो पिछला वीडियो मेरा टीचर एजुकेशन का मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोल रही हूँ और चाहूँगी कि इस बार आप लोग मैनेज कर लिए, आगे से मैनेज कर लीजिए, आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा जानकारी नहीं थी और कम जानकारी थी, ठीक है। तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई है, जिस वजह से वो वीडियो में जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस साफ़ नहीं दिख रहे हैं, कुछ तो दिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन साफ़ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आगे से इस चीज़ का मैं ध्यान दूँगी। तो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 5 पे, जो पार्ट ए में हमारा क्या हो गया है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत, ठीक है। तो पाठ्यचर्या क्या होता है, हमने आप लोग को बताया था कि जो स्कूल में हम जो सिलेबस होता है इसके अकॉर्डिंग जो हम पढ़ाई करते हैं, कक्षा में जो स्टूडेंट को, जो विद्यालय में जो हम लोग को, जो किसी भी छात्र को पढ़ाया जाता है, जो विषय होता है, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित का नॉलेज होता है, ये प्लस उनको सीखने के लिए वो साल भर में जो टाइम होता है, मान लीजिए किसी क्लास को एक पार करने के लिए स्टूडेंट्स के पास 1 साल का टाइम होता है। धीरे 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 जब हम 10 सालों को पार करते हैं तब हम 10th क्लास में पहुंचते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास, UKG, LKG को जोड़ दें तो मान लीजिए 12 या 13 साल मान लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की पदवी दी जा सकती है इसको, कि कॉन्ट्रैक्ट की संज्ञा दी जा सकती है कि 1 साल के अंदर जो एक स्टूडेंट्स का और टीचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसको 1 क्लास का जो उसका सिलेबस होगा, 1 क्लास का जो उसका सिलेबस होगा वो पढ़ाएगा, और उसके अंतर्गत साल भर में वो जो क्रियाएं करेगा, जो अनुभव सीखेगा, जो भी विद्यालय के अंदर जो चीज़ें सीखेगा अपनी शिक्षा के उद्देश्य के लिए, उसका उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर, 1 क्लास उसको पास करना है, ठीक है। 1 क्लास को जो भी उसके सिलेबस में है उन सभी चीज़ों को सीखना, उन सभी चीज़ों को पढ़ना और अंत में उसका मूल्यांकन करना, जो रिजल्ट आएगा, और उस बीच साल भर के अंदर वो जो भी क्रियाएं करता है, जो भी अनुभव के माध्यम से सीखता है, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, उसकी पाठ्यचर्या होगी। 1 साल के अंदर वो जो भी चीज़ों को सीखता है, फिर अपने उद्देश्य उसका क्या होता है, 1 क्लास पास करना। तो उसको 1 क्लास को उसने पास कर लिया, उसका रिजल्ट उसके हाथ में आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि उसकी पाठ्यचर्या, ठीक है, करिकुलम। तो इसमें हमने आपको बताया था कि पाठ्यचर्या की संकल्पना क्या होती है, इसके बाद सिद्धांत। आप पढ़ना है हमको पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, ठीक है। पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, ठीक
ठीक है। पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, कार्यनीति से मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे हमको पाठ्यचर्या में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम अपनी पढ़ाई का उद्देश्य होता है, तो पढ़ाई के उद्देश्य के लिए हम किसी भी चीज़ के उद्देश्य के लिए हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, इनको पूरा करने के लिए हम पाठ्यचर्या बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम शिक्षा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जो हमारा देश है वो लोकतंत्रवादी देश है, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो उस तरीके की आवश्यकताओं को देखते हुए हम वही चीज़ें अपने पाठ्यचर्या में रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जैसे मान लीजिए हमको अपने देश में योग्य और जो शिक्षक, मान लीजिए योग्य व्यक्ति चाहिए, भविष्य में योग्य व्यक्ति हो, जो भी हमारे समाज हो वो शिक्षित हो और योग्य हो, विद्वान हो, ऐसे व्यक्ति हमको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में तो ये मिल नहीं जाएंगे कि हम कहीं से ढूंढ के ले आएंगे। हमको अपने देश में सभी के सभी व्यक्ति योग्य हों, शिक्षित हों, विद्वान हों, ठीक है। चाहिए किस क्षेत्र में, इससे क्या हो, हमारा समाज अच्छा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी पाठ्यचर्या में ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे जिससे व्यक्ति कैसे हों, योग्य हों, शिक्षित हों और विद्वान हों। तो हम अपनी चीज़ों को पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे। क्यों, पाठ्यचर्या स्कूल से शुरू होती है, स्कूल में बालक जाता है, धीरे 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 उन चीज़ों को सीखता है, अंत में वो योग्य और शिक्षित और विद्वान बन जाएगा। तो हमको अपना समाज जैसा चाहिए हम वैसी ही चीज़ें अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मतलब कि जो पॉइंट है आपका पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, ठीक है। तो पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति के अंतर्गत आता है कि पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपन पता होना चाहिए कि जो हमारा देश है वो डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्रवादी देश है। तो लोकतंत्रवादी देश में जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड जो भी क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं, हम उन चीज़ों को पता करेंगे, ठीक है। या तो हम निरीक्षण करेंगे वहाँ पे जाकर, ठीक है, या सर्वेक्षण के माध्यम से पता करेंगे। मान लीजिए हमको विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम बनाना है या उसमें सुधार करना है, ठीक है। तो हम कैसे उसमें सुधार करेंगे या कैसे बनाएंगे, तो जो लोग, ठीक है, जो लोग शिक्षा से या जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ का माहौल, या मान लीजिए जो आपके ये ऐसे इन सर्विस टीचर एजुकेशन के जो कार्यक्रम होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, सेमिनार होते हैं, कार्यशाला होती हैं, तो उनमें जो शिक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, उनमें जो शिक्षक भाग लेते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, तो हम उनसे जाके बातचीत करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारी पाठ्यचर्या में क्या कमी है और क्या सुधार करना चाहिए। तो हम आगे उन चीज़ों को परिवर्तन करके अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे। मान लीजिए आपको पता होगा, यदि हम वही घिसी पिटी जो पाठ्यचर्या हमारी एक बार बना दी गई, हम उसके हिसाब से चलते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। जो जो घटनाएं होती रहती हैं, तो हमको उन चीज़ों को अपने देश में अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करना पड़ता है। प्रेजेंट एग्जाम्पल हम देते हैं, जो हमारे अभी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो कोविड-19 जो चल रहा है, ये आपका जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी जानकारी, ठीक है, जो आने वाले भविष्य में बच्चों को हम कैसे देंगे। जो बच्चे आज तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में इन चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरीके से देश जूझ रहा है इन परेशानियों से, और कैसे इनका हम लोग सामना कर रहे हैं, कैसे इस मुसीबत से बच पा रहे हैं, तो हम लोग तो देख रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो टाइम आएगा भविष्य में, ठीक है, जो टाइम आएगा उसमें जो बच्चे होंगे उनको इस चीज़ की नॉलेज हम कैसे देंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, ठीक है, कि हम अपनी पाठ्यचर्या में बच्चों के सिलेबस में इसका एक लेसन बना के डाल देंगे, ठीक है, कि इस तरीके की महामारी फैली हुई थी, तो क्या होगा कि आगे बच्चों को भविष्य में उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि हाँ इस तरीके का एक वायरस फैला हुआ था, और उससे निपटने के लिए वो आगे भी उनकी नॉलेज होगी, उनको जानकारी होगी कि भविष्य में यदि ऐसी फिर से कोई समस्या आती है तो वो बच्चे उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से आसानी से निपट सकें। हम लोग को तो इसलिए नहीं हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग ने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं थी, हम लोग को पता ही नहीं था कि इस तरीके का भी कुछ होता है, ठीक है। लेकिन भविष्य में बच्चों को इस तरीके की नॉलेज कैसे दी जाएगी। मान लीजिए सभी माँ बाप, अभी हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपने बच्चों को प्रेजेंट बता देंगे कि इस तरीके का हुआ था। मान लीजिए हम लोग भी चले जाएंगे, ये देश तो बना ही रहेगा ना, जो व्यक्ति होते हैं वो आते जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जिन लोगों ने जो घटना देखी होगी वो लोग तो सबको आके बताएंगे नहीं। मान लीजिए हम अपने बच्चों को बता देंगे, बच्चे अपने बच्चों को बता देंगे, इसके बाद वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो
अभी हमारी पाठ्यचर्या में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो यदि हमको अपने देश का परिवर्तन चाहिए, हमें अपनी लोकतंत्र की समस्याओं के हिसाब से अपनी पाठ्यचर्या का विकास करना होता है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी लोकतंत्र की समस्याएं हैं, जो हमारी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी देश है, हमें अपने देश के हिसाब से, समाज के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से जिस तरीके की समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं को अपने सिलेबस में रखना पड़ता है, अपनी करिकुलम में रखना पड़ता है, अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करना होता है कि जिस तरीके से बच्चों को उस चीज़ की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति क्या कहती है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पाठ्यचर्या क्या होती है। ये एक व्यवहारिक रूप है। ठीक है, जो पाठ्यचर्या है ये कोई सैद्धांतिक रूप नहीं है, ये व्यवहारिक, जो चीज़ें हम अपने जीवन में व्यवहारिक तरीके से देखते हैं, ठीक है, उन्हीं को हमारे सिलेबस में शामिल करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो आके समाज में ही आएंगे। ठीक है, वो बाद में पढ़ने लिखने के बाद समाज में ही आएंगे, तो समाज में उनको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए विद्यालय में वही चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जिनका बालक के व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो। इसीलिए पाठ्यचर्या को व्यवहारिक कहा गया है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश में सामने समस्याएं हैं, उनके हिसाब से ही हम अपनी पाठ्यचर्या को बनाते हैं। ठीक है, अपने पाठ्यचर्या की कार्यनीति, पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति करते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या में विकास किस तरीके से करना है। ठीक है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालकों में लाए जाने वाले ठीक है, लाए जाने वाले परिवर्तनों के ठीक है, जो पहला पॉइंट है आपका, पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालकों में लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन की पूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है। इसका मतलब है आपका कि जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं अपने बालकों में, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम विद्यालयों में जाएंगे, इसके बाद समाज में जाएंगे, जो समाज के प्रत्येक वर्ग हैं सभी में जाके देखेंगे, अब उनका निरीक्षण करेंगे कि हमारे जो समाज है, जो विद्यालय हैं, जो प्रत्येक वर्ग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की शैक्षिक समस्याएं हैं जिनको हमको पूरा करना है। ठीक है, तो मतलब कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालकों में लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन की पूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है। मतलब कि हमको बालकों में किस तरीके का परिवर्तन लाना है, किस तरीके का परिवर्तन लाना है, इसलिए हमको इस बात की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को हम अपनी पाठ्यचर्या में जोड़ेंगे जो हमें बालकों में परिवर्तन लाना है, क्योंकि तब हम यहाँ पे पाठ्यचर्या में जोड़ेंगे, भविष्य में हमको ये परिवर्तन यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको वर्तमान में उन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि जिनको हमें अपनी पाठ्यचर्या में जोड़ना है, क्योंकि प्रेजेंट में हमने आपको बताया कि जो बालकों में जो भी हमको परिवर्तन लाना है, मान लीजिए हम क्लास में किसी भी स्कूल में जो प्रयोगशाला होती है, क्यों होती है, वो हमारी पाठ्यचर्या का ही भाग होती है। कोई भी चीज़ें हमें अपने बालकों को करके सिखानी है या देख के उनको दिखाना है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पाठ्यचर्या में ही शामिल होगा, क्योंकि हम उनका उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखा सकें प्रैक्टिकली करके। ठीक है, प्रैक्टिकली उनको सिखा सकें। तो ये जो प्रयोगशाला होगी ये पाठ्यचर्या में ही आएगी उनके, कि पाठ्यचर्या इसमें इसीलिए शामिल है क्योंकि बच्चों को हमने यहाँ पे दिखाया है, उन चीज़ों को करके सिखाया है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनसे बालक कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, जिन साधनों का उपयोग करते हैं या अपने अनुभव लेते हैं, वो सभी चीज़ें किसमें, आपके करिकुलम में आ जाती हैं, जो अपने शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में बालकों को कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, लेकिन थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में बालकों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, या सेकेंड क्लास में बालकों को कंप्यूटर सिखाना है, तो कंप्यूटर के लिए हम एक लैब बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ये कंप्यूटर रूम होगा, वहाँ पे सारे कंप्यूटर रखे हुए होंगे, वहाँ पे हम सिखाएंगे। तो ये जो कंप्यूटर रूम है ये बालकों की पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम ले जाके बालकों को कंप्यूटर का ज्ञान दे रहे हैं। और ये जो कंप्यूटर का ज्ञान दे रहे हैं हम, ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे
समाज में इसकी आवश्यकता है। भविष्य में जो भी चीज़ें होंगी सारी कंप्यूटर से ही होंगी। पहले क्या हमारी पाठ्यचर्या में कंप्यूटर का नॉलेज था? नहीं था, बच्चों को नहीं दी जाती थी। लेकिन यदि हम उसी हिसाब से अपनी पाठ्यचर्या को पकड़े रहेंगे तो क्या हम अपनी समाज को विकसित कर पाएंगे, बच्चे का विकास कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, अपने राष्ट्र का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, अपने देश का विकास करना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि पाठ्यचर्या होती क्या है और पाठ्यचर्या में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं। ठीक है। और अभी जो हमने यूनिट 4 में टीचर एजुकेशन में पढ़ा, वहाँ पे भी हमने पढ़ा कि टीचर्स की जो करिकुलम होता है वो कैसा होना चाहिए, टीचर्सों की जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो यहीं से लिया गया वो पोर्सन। ठीक है। यहाँ पे हम संपूर्ण पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 1 के लिए हो, चाहे वो विश्वविद्यालय के लिए हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो माध्यमिक लेवल के लिए, यहाँ पूरी की पूरी बात कर रहे हैं। वहाँ पर केवल जो हमने बात की थी ओनली इन सर्विस एवं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की थी। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा वही है कि हमें भविष्य में अपने जो छात्र, जो व्यक्ति तैयार करने हैं वो ऐसे तैयार करने हैं कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज हो, तकनीकी का ज्ञान हो, कि जिससे तकनीकी के माध्यम से वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपने देश को विकसित कर सकें। तो इसके लिए हमने प्रेजेंट टाइम में देखा, विद्यालयों में गए, समाज में गए एवं राज्य में गए, राष्ट्र में भ्रमण किया, देखा जो आपकी जो बनाने वाले, जो आपकी पाठ्यचर्या बनाने वाली जो समितियाँ हैं, मान लीजिए UGC है, NCERT है, जो माध्यमिक समितियाँ हैं, इनसे बात की कि किस तरीके का हमें पाठ्यचर्या में विकास करना चाहिए, किस तरीके की कार्यनीति होनी चाहिए। तो हमने देखा कि इसमें कंप्यूटर का नॉलेज हमें अपने, यदि योग्य बच्चे चाहिए, भविष्य में चाहिए कि बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो हमने शुरुआत से ही अपने बच्चों के सिलेबस में, पाठ्यचर्या में कंप्यूटर का ज्ञान रख दिया। तो धीरे धीरे जब वो शुरुआत से ही सीखे तो भविष्य में उनमें उसका उपयोग उनको करना ही करना है, क्योंकि वो चीज़ें उनके व्यवहारिक जीवन में आएंगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पाठ्यचर्या में किन चीज़ों को रखा जाता है। इसीलिए यहाँ भी एक पॉइंट लिखा है मैंने कि पाठ्यचर्या विकास कार्यनीति में हमारे पाठ्यचर्या निर्माण एवं विकास एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण एवं विकास एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को जोड़ते हैं जिनको हमें भविष्य में लागू करना होता है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम वही चीज़ देखते हैं कि भविष्य में किस तरीके की शिक्षा बालकों को दी जाए जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। तो पाठ्यचर्या निर्माण एवं विकास एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम प्रेजेंट में वही चीज़ों को देखते हैं कि हम किस तरीके की शिक्षा दें, किस तरीके की शिक्षा बालकों को दी जाए जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। इसके बाद पाठ्यचर्या विकास कार्यनीति में हमारे संस्कारों, संस्कृतियों और भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो पाठ्यचर्या होती है उसमें हम अपने संस्कारों को, संस्कृतियों को और जो हमारी भाषा होती है, प्रादेशिक भाषा या राष्ट्रभाषा, उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन चीज़ों को अपने पाठ्यचर्या से हटा नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे बालकों का जो बौद्धिक विकास करना है तो उसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम रखते हैं, कुछ कार्यशाला रखते हैं, कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, तो जिससे क्या होता है, बालकों का बौद्धिक विकास होता है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इससे क्या होता है, रचनात्मक सृजनात्मक विकास होता है। कैसे पता चलता है कि हमारी पुराने टाइम में संस्कृतियाँ कैसे थीं, जो लोग थे कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे हमको पता चलता है कि आदि मानव कैसे होते थे। क्या हमने देखा उनको? नहीं देखा। हमें अपनी करिकुलम, अपनी पाठ्यचर्या के माध्यम से ही पता चलता है कि पहले क्या होता था, एशियन टाइम में क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था, पास्ट टाइम में। तो मतलब कि संस्कारों, संस्कृतियों और भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसे हम अपनी पाठ्यचर्या से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको बालक ऐसे चाहिए जो अपने मूल्यों को, संस्कृतियों को एवं जो हमारे संस्कार हैं उनको भी शुरू से ही हमें डालना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्रवादी देश है। यहाँ पे हम प्रत्येक व्यक्ति को सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे का हमको सहयोग करना चाहिए, बच्चों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, व्यक्तित्व की भावना होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को सिखाने के लिए हमें अपने बच्चों में संस्कारों को डालना होगा, जो कि हम अपनी पाठ्यचर्या में इंक्लूड करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति होती है क्या होती है, कि यदि हमको अपनी पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना है तो हमें सारी चीज़ों को देखना ही होगा। ठीक है। इसमें से और कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि मान लीजिए कि सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि पाठ्यचर्या जो हम बना रहे हैं वो किस कक्षा के लिए बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई कि जो पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति की पाठ्यचर्या में किस तरीके से विकास होता है, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट बताते हैं यहाँ पे कि पाठ्यचर्या सबसे पहले हम बना रहे हैं तो ये देखेंगे कि पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है। तो क्योंकि सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या का विकास अलग अलग होगा, क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं कि जो पाठ्यचर्या हमने फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई वही सेकंड के लिए होगी, थर्ड के लिए होगी, ये अलग अलग होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपका पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है। पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि जिस स्तर के बालकों के लिए पाठ्यचर्या का विकास किया जाना है उनका पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है। कि मान लीजिए कि जो हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास के लिए हम किसी भी पाठ्यचर्या का विकास कर रहे हैं तो उनका जो पिछला ज्ञान है वो क्या है, तो उसको जोड़ते हुए उनमें संबंध रखते हुए, मान लीजिए हमने यूकेजी में बच्चों को ABCD सिखाया, ठीक है, सिखाया, तो अब हम सीधे से इनको यहाँ पे टेंस तो सिखा नहीं देंगे। जो सेकंड क्लास की हम वो बनाएंगे, इनकी पाठ्यचर्या बनाएंगे तो उसमें क्या सीधे टेंस रख देंगे। यहाँ पे हमने ABCD सिखाई और यहाँ पे हम सीधा टेंस सिखा दें तो कैसे पॉसिबल होगा। तो इनमें हम ये चीज़, तो हम इसमें ये देखेंगे कि यदि बच्चों को हमने वो शुरुआत में ABCD सिखाई है तो हम उनको A से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग सिखा देंगे, ठीक है। तो उनके जो सिलेबस में होगा, मतलब उनका जो पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है उससे जोड़ते हुए ही हम उनको सिखाएंगे। तो उनका जो पिछला ज्ञान के स्तर को देखेंगे कि जो उनको सिखाया गया उसको भी कुछ हम अपने अगले जो सिलेबस हम बनाएंगे, अगली क्लास का जो उनका सिलेबस होगा उससे रिलेटेड ही उन्हीं चीज़ों को रखेंगे जो उनको पिछली क्लास में उनको सिखाया गया था। मतलब पूर्व ज्ञान से उनके नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि यदि हमने ABCD उनको सिखाई और इससे रिलेटेड उनको कुछ मीनिंग सिखाएंगे तो वो आसानी से सीख लेंगे। इसके बाद मीनिंग्स को सिखाने के बाद हम उनको मेल करना, छोटे छोटे टेंस इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो अगला पॉइंट होगा कि जिस स्तर के बालकों के लिए पाठ्यचर्या का विकास किया जाना चाहिए उनका पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है, ठीक है। जिस स्तर पर जिस स्तर के बालकों का बालकों के लिए पाठ्यचर्या का विकास किया जाना है उनका पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है, ठीक है, स्तर क्या है। तो इस चीज़ को देखेंगे कि उनको जो हम सिखा रहे हैं उनका पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है, ठीक है। अगला देखेंगे, ठीक है, अगला देखेंगे कि छात्रों की वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं। जो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कि उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को देखकर, ठीक है, मार्कर डिस्टर्ब, ठीक है, वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान आवश्यकताओं को देखेंगे छात्रों की, ठीक है, छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, मतलब कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ों में है, जिससे हम जो पाठ्यचर्या बना रहे हैं उनमें हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करें जिसमें जो छात्रों का इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये देखेंगे कि उनका मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, ठीक है, उनका मनोवैज्ञानिक से मतलब है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि और इसमें जो पाठ्यचर्या की जो प्रक्रिया है इसमें तथ्य, प्रसंग, विचारकों के मतों का वर्णन करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या तथ्य, मत, प्रसंग, जो विद्वानों के मत होते हैं, ठीक है, जो विद्वानों के मत होते हैं, जो विचारकों के मत होते हैं, ठीक है, तथ्य हो गए, आपके प्रसंग हो गए, जो विचारकों के मत,
ठीक है, विचारकों के मतों, मतलब कि उनका क्या सोच थी, उनकी क्या थिंकर्स थी, जो थिंकर्स जो हम पढ़ते हैं, विचारक पढ़ते हैं, उनके मत क्या थे। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में तथ्य प्रसंग विचारकों के मतों को भी रखना चाहिए, जिससे बच्चों को नॉलेज मिल सके कि पिछले टाइम में क्या मतलब होता रहा है, किस तरीके की चीज़ें होती थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे जो बालक हो उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, इसमें जो आखिरी पॉइंट है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यचर्या में पर्याप्त क्रियाओं को स्थान दिलाने के लिए मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाना चाहिए। मतलब कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास को करने के लिए यहाँ पे कुछ क्रियाओं को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त क्रियाएं भी रखना चाहिए, इनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए कि क्रिया करके कि ज़्यादा अनुभव के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से बालक कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति क्या होती है। कार्यनीति से मतलब पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति से मतलब यही है कि हमको किस तरीके से, अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य ये होंगे कि हमको अपने प्रेजेंट टाइम को देखकर बालक को किस तरीके का बनाना है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्रवादी देश है, तो लोकतंत्र के हिसाब से हमारी प्रेजेंट में समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को देखते हुए हमें अपने बालकों का निर्माण करना। ठीक है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, और लोकतंत्रवादी देश के हिसाब से हमने अपने बालक जो हों वो ऐसे हों जिनमें निष्ठा हो, सभी के प्रति सम्मान हो, व्यक्तित्व की भावना हो, आपस में भाईचारे की भावना हो, तो ये चीज़ें हों, और अपनी संस्कृति का ज्ञान हो। मतलब कि उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यचर्या के उद्देश्य यही होंगे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक में नैतिक चारित्रिक गुणों का विकास हो। ठीक है, बालक में निष्ठा हो, बालक में ईमानदारी हो, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्रवादी देश है, और जो बालकों का बौद्धिक स्तर हो, मानसिक स्तर हो, शारीरिक स्तर हो, ये सभी का विकास हो, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, और जो व्यवसाय, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, जो व्यक्तित्व का विकास, सारे विकास हो। तो उद्देश्य क्या होंगे, जब पाठ्यचर्या के उद्देश्य ये होंगे तो हम अपनी पाठ्यचर्या में उन्हीं चीज़ों को स्थान देंगे जो हमारे उद्देश्य हैं। उनकी पूर्ति के लिए हम अपनी पाठ्यचर्या में वही सब्जेक्ट को रखेंगे, उन्हीं विषयों को रखेंगे, उन्हीं क्रियाओं को रखेंगे, जिससे हमारा उद्देश्य, जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कि पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं। ठीक है, अवस्थाएं, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं किसी भी पाठ्यचर्या को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे है कि प्रक्रिया की जो अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं किसी भी पाठ्यचर्या को बनाने में। तो देखिए, शैक्षिक, सबसे पहला जो आपका स्टेप है उसमें है आपका आवश्यकताएं, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। पहला पॉइंट है आपका शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। ठीक है, तो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे होता है कि जो हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं, हम इन चीज़ों को पता करेंगे कि हमारे समाज में जो हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं वो क्या है, कि हम क्या चाहते हैं कि समाज को, हम किसी भी स्तर पर क्या चाहते हैं कि हमारी जो समाज की आवश्यकताएं हैं वो किस स्तर पर कैसी हैं। ठीक है, मतलब कि ये शैक्षिक जो आवश्यकता है ये हमको कैसे पता चलेगी, घर बैठ के तो पता चल नहीं जाएंगे, यहाँ से ही हम घर बैठ के ही देख लेंगे हमारी शैक्षिक शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन किन को हमको दूर करना है, तो नहीं पता चलेगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम सर्वेक्षण करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे या सर्वेक्षण करेंगे या फील्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सर्वेक्षण करेंगे या फील्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फील्ड स्टडी करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि हमारी शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका कोई जो उपलब्ध आंकड़े होंगे, ठीक है,
उपलब्ध आंकड़े, मान लीजिए पहले जो पाठ्यक्रम बनाया गया, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड कोई पाठ्यक्रम बनाया गया, उसका हमने मूल्यांकन किया कि उसके लिए जो उद्देश्य उसके थे जो हमको पूरा करना था, क्या वो पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या जो करिकुलम बनाया गया वो उसने अपने उसको पूरा किया, और किया भी है तो कितना किया, 100% किया या कुछ कमी रह गई है तो हम उसमें परिवर्तन करेंगे। तो जो हमारे उपलब्ध आंकड़े होते हैं उनको देखकर हम इसका पता लगाते हैं कि हमारी आवश्यकताएँ क्या हैं, ठीक है। या जो शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट होती है, ठीक है, शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट, शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट, ठीक है, सरकारी नीतियाँ, ये जो सरकारी नीतियाँ बनाई गई शिक्षा से या शिक्षा आयोग बनाए गए, मान लीजिए मुदालियर आयोग बनाया गया, कोठारी आयोग बनाया गया, तो इसमें क्या था, इनका उद्देश्य था कि हमको इस उद्देश्य की पूर्ति करना है, तो इन्होंने अपने पाठ्यचर्या में उसी चीज़ को शामिल करने की बात की। लेकिन पाठ्यचर्या में उस चीज़ को शामिल करने की बात की, यदि वो नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने उसमें संशोधन किया। तो इनको हम देखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी शिक्षा से रिलेटेड शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, हमारी शैक्षिक आवश्यकताएँ क्या हैं, कि जो हमारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट होगी उनके अनुसार, या जो हमारी सरकारी नीतियाँ होंगी, जो पॉलिसी चल रही हैं उनको हम देखेंगे। तो इनके माध्यम से हमको चलेगा कि हमको हमारी शिक्षा से रिलेटेड आवश्यकताएं क्या है। मान लीजिए जो मिड डे मील चलाया गया था, ठीक है, सबसे पहले हम एक, क्योंकि ये जो स्टेप आगे इसके आएंगे ये उसी से रिलेटेड आएंगे, तो हम पहले आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, मिड डे मील, ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे ईजी है, आप लोग कहेंगे मैडम इसी का देती हैं, ठीक है, मिड डे मील चलाया गया, तो ये क्या आएगा कि ये आपकी पॉलिसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कोई नियम चलाए, ये क्यों चलाया गया, क्यों चलाया ये जो मिड डे मील, क्योंकि हमने जो सर्व शिक्षा अभियान पहले हमारा चला था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये क्यों चलाया गया था, इसी से रिलेटेड तो ये था, फिर ये चलाया गया, ठीक है, क्यों इसके लिए, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, तो इसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को हमको शिक्षा फ्री निःशुल्क देना है, ठीक है, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की प्राप्ति दी जाए। तो ये इसीलिए चलाया गया था कि हमारी शिक्षा की समस्या क्या थी, यहाँ पे हमारी शिक्षा की समस्या क्या थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे थे, और यदि बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो भविष्य में हमारे देश का निर्माण कैसे होगा, तो इसीलिए इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है। तो इसमें आवश्यकता क्या हुई, यहीं से आप समझ लीजिए कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने समाज में देखा कि बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है। तो यह क्या हमारी आवश्यकता बन गई, तो इन्होंने ये हमारी आवश्यकता की थी कि बच्चे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, ठीक है। तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। इसके बाद फिर इन्होंने देखा कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया ये कहाँ तक पूरा हुआ हमारा, ठीक है, कहाँ तक पूरा हुआ, तो इन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों, बच्चों की क्या, क्योंकि जो परिवार हैं बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो जो हमारी पहली आवश्यकता क्या है, भोजन, पहली आवश्यकता क्या होती है, हमारी भोजन होती है, ठीक है, सबसे पहली आवश्यकता हमारी भोजन होती है। इसके बाद कहीं हमारी आवश्यकता होती है क्या, और कोई आवश्यकता होती है, शिक्षा बाद की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या है, भोजन, कोई भी इम्पोर्टेंट यदि आवश्यकता है तो वो है भोजन, इसके बाद आता है आपका कपड़ा, इसके बाद आता है घर, ठीक है, मकान। तो इन्होंने देखा कि बच्चों के पास खाने की कमी है और बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो सामाजिक आर्थिक उनकी स्थिति है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। तो जो सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, तो इन्होंने इसको देखते हुए मिड डे मील की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो इन्होंने मिड डे मील की शुरुआत कर दी। तो हमारी आवश्यकता क्या थी, भोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, आवश्यकता क्या थी हमारी, भोजन। तो यहाँ पे शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, तो शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड इनकी जो आवश्यकता थी भोजन थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मिड डे मील की शुरुआत कर दी, बच्चों को स्कूल में खाना देने लगे। तो जो लोग थे, जो सामाजिक जो आर्थिक स्थिति थी वो तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ उनको भोजन भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। तो जो हमारी भोजन से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर हो गई। अब माँ बाप के मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो उनको बच्चों को नहीं खिलाना पड़ रहा है, उन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया।
तो उनको वहाँ भोजन भी मिली, शिक्षा भी मिली। अब उनको कमाना किसके लिए? केवल अपने लिए कमाना है, अपने खाने के लिए कमाना। तो यहाँ पे जो इनकी जो भोजन थी ये क्या थी? आवश्यकता। लेकिन मिड डे मील क्या था इनका? मिड डे मील क्या था यहाँ पे? मिड डे मील की आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील की शुरुआत क्यों की गई थी। जो इसकी शुरुआत की गई थी, इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन आए हैं, ये आप समझ लीजिए। जो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी वो की गई थी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री स्कूल, ठीक है, सभी को स्कूल में शिक्षा प्राप्त कराना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ कराना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क रूप से देना। लेकिन जो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी इसमें क्या था कि जो बच्चे स्कूल को छोड़ कर जा रहे हैं उनको स्कूल में रोके रहना, ठीक है, रोके रखना। जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ठीक है, जो ड्रॉप आउट हो रहा है उसको कम करना, ठीक है, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, मतलब कि स्कूल में क्या था? नामांकन बढ़ाना, ठीक है। तो ये तो इनकी आवश्यकता हो गई, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या था? नामांकन बढ़ाना, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, नामांकन बढ़ाना या बच्चों को स्कूल में रोके रखना, ठीक है, इसका यही मतलब कि बच्चों का नामांकन बढ़ाना। तो ये चीज़ आप जो मिड डे मील का एग्जाम्पल है ये आप याद रखना, क्योंकि इसी से हम पूरा आपके जो स्टेप है इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी शैक्षिक आवश्यकता क्या थी? भोजन थी। भोजन की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनकी पहली आवश्यकता थी। लेकिन जब हमने मिड डे मील को शुरुआत की, मिड डे मील को रखा, तो जो मिड डे मील क्या था? इसका काम क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों का नामांकन स्कूल में बढ़ाना। किस उद्देश्य से? ठीक है, तो हमारी आवश्यकता यहाँ पे हमने डिसाइड कर ली। इसके बाद जो हम बात करते हैं उद्देश्य की, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। इसमें जो हम बात कर रहे हैं पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण की। हम शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे करते हैं? जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे अपने उसमें लागू करते हैं, कैसे उनको सिलेबस में, करिकुलम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे देखते हैं? सर्वेक्षण के माध्यम से या फील्ड स्टडी करते हैं। जो हमारे उपलब्ध आंकड़े होते हैं, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट होती हैं या सरकारी नीतियाँ होती हैं, उनके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा से रिलेटेड कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको हमको दूर करना है, जिनसे रिलेटेड हमें अपने समाज के लिए बच्चे चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। तो शैक्षिक उद्देश्य कैसे निर्धारित होते हैं? तो जो हमें अपनी पाठ्यचर्या में जो चीज़ें रखनी हैं वही तो हमारे उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही तो हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कि जो हमारी आवश्यकता है ये भोजन है, ठीक है। अब हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों का नामांकन बढ़ाना। यहाँ पे हमने मिड डे मील की एग्जाम्पल दिया, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, तो ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। बच्चों तो इसीलिए हमने अपनी आवश्यकता पहले निर्धारित की भोजन, तो हमने मिड डे मील की शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों का नामांकन बढ़ाना, ठीक है। पहले हमारी आवश्यकता हमने डिसाइड की कि हमारी आवश्यकता क्या है? शैक्षिक शिक्षा से रिलेटेड, तो हमने मिड डे मील की शुरुआत की जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का नामांकन बढ़ाना। किसमें? शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था। तो यहाँ से हमारा उद्देश्य निर्धारित हो गया, यहाँ से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य बन गया बच्चों का नामांकन बढ़ाना। तो जो सेकंड स्टेप है आपका कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं कि हमारी आवश्यकताएं हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे समाज में, ठीक है, हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा है और लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हम समाज में देखेंगे कि हमारी यदि ये ज़रूरतें हैं, ये आवश्यकताएँ हैं, ये हमारी समस्याएँ हैं कि हमको शिक्षा कैसी चाहिए। हमको शिक्षा ऐसी चाहिए कि हम अपनी पाठ्यचर्या में इस तरीके से परिवर्तन करें कि लड़कों को और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था हो सके। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य यही होगा कि लड़कों को एवं लड़कियों को समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम अपने उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। पहले हमारी आवश्यकता क्या है? मान लीजिए आवश्यकता है कि लड़की एवं लड़कियों को समान शिक्षा नहीं मिल रही है, ठीक है, ये हमारी आवश्यकता है। इसके बाद उद्देश्य क्या होगा कि हम इस तरीके की पाठ्यचर्या में चीज़ों को परिवर्तन करेंगे, पाठ्यचर्या में ऐसा परिवर्तन करेंगे, ऐसे विषयों को, ऐसे ज्ञान को इंक्लूड कर देंगे कि जिससे जो शिक्षा हो जो बालकों के लिए एवं बालिकाओं के लिए बराबर रूप से समान हो, ठीक है।
तो आपको समझ में आया। इसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप था शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। तो इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। मुख्य रूप से यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनको भी देखा जाता है, जो हमारी लोकतंत्रवादी आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा से रिलेटेड क्या है कि हमारे जो संविधान में कहा गया, जो संविधान के मूल्य हैं, समानता, ठीक है, जो समानता है, नैतिकता है, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, आपने सेकंड यूनिट में पढ़े हुए हैं सारे, तो वो सारे मूल्य हमारे यहाँ आ जाते हैं। ठीक, उनको देखते हुए हमें अपने शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि शिक्षा कैसी हो कि सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा मिल सके और प्रत्येक व्यक्ति को अपने बात कहने की अपनी स्वतंत्रता होती है शिक्षा प्राप्त करने की। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो शिक्षा प्राप्त करने की। तो चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो लोकतांत्रिक मूल्य हो, तो हमको इन सभी को देखते हुए मानव के व्यक्तित्व के मूल्यों के व्यक्तिगत भेदों को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो उनके व्यक्तिगत भेदों को देखते हुए बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए कुछ व्यक्ति सही हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके लिए भी ऐसा नियम होना चाहिए, उनके लिए भी ऐसे उद्देश्य होने चाहिए कि उनकी भी शिक्षा व्यवस्था पूरी की जा सके। तो पाठ्यचर्या में हम अपनी ऐसी चीज़ों को देखेंगे, ऐसे उद्देश्य रखेंगे कि जिनसे सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। जो प्रेजेंट टाइम में हमारी समस्याएं हैं उनको देखते हुए हम यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, आपका अगला स्टेप आएगा, जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि बालक की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, एवं सांवेगिक, सांवेगिक आवश्यकताएं हैं, इनको देखते हुए हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, जो बालक के लिए शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो बालक की मानसिक आवश्यकताएं हैं, जो बालक की सांवेगिक आवश्यकताएं हैं। मानसिक आवश्यकताओं से मतलब है कि जैसे शारीरिक आवश्यकताओं से मतलब है कि हम अपने जो करिकुलम में जो चीज़ें आपका जो क्रियाएं रखते हैं, ठीक है, शरीर से रिलेटेड जो अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, मान लीजिए पीटी वगैरह रखते हैं, जो एनसीसी का कैंप आयोजित करते हैं, ये मानसिक आपकी शारीरिक आवश्यकताओं से। मानसिक, जो हम मान लीजिए कोई कार्यक्रम रखते हैं, जो रचनात्मक क्रियाएं होती हैं, जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी होती है, उनसे क्या मानसिक से रिलेटेड। जो संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के हाव भावों को समझना, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, उसको भी देखते हुए हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसके बाद आपका अगला आएगा विषय वस्तु के चयन के मापदंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना, इसको हम पूरे चीज़ पे फॉलो कर देंगे। पहले हम आपको इसके स्टेप बताते हैं, इसके बाद इस एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला स्टेप इसमें आता है आपका विषय वस्तु के चयन के मापदंड। विषय वस्तु के चयन के मापदंड। ठीक है, अब चयन के मापदंड क्या होंगे। मान लीजिए हमको मिड डे मील लागू करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारी आवश्यकता भोजन की थी, तो हमने मिड डे मील लागू कर दी। इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों को नामांकन बढ़ाना। अब लेकिन मापदंड क्या होगा, ठीक है, मापदंड क्या होगा, ये जो मिड डे मील रखी गई है ये किन बच्चों के लिए रखी गई है, कितनी एज के बच्चे, कितनी क्लास के बच्चे इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो यही तो हमारा मापदंड हुआ, यही तो मापदंड हुआ। ठीक है, जो मिड डे मील हमने रखी है वो आपकी हायर एजुकेशन के लिए रखी है कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी क्लास के लिए रखी है या आपकी प्राइमरी क्लास के लिए रखी है। तो इसका मापदंड क्या होगा, मापदंड यही तो होगा कि मान लीजिए हमने ये मिडिल क्लास एवं प्राइमरी क्लास के लिए रखी, 1 to 5, 5 to 8 के लिए रखी। ठीक है, 1 to 5 क्लास के लिए रखी और 5 to 8 क्लास के लिए रखी। तो ये इसका क्या मापदंड होगा। तो अब इसमें हम जो पॉइंट करेंगे कि विषय वस्तु के चयन में मापदंड। तो विषय वस्तु के चयन के में जो मापदंड होगा, ये हम इस तरीके की विषय वस्तु का चयन करेंगे कि जिससे क्या होगा कि बच्चों की योग्यताओं का
ठीक, बच्चों में योग्यताओं का विकास हो, उनकी संकल्पनाओं का विकास हो, उनके जो मूल विचार हैं, ठीक है, उनका भी विकास हो, ठीक है, उनका भी विकास हो, उनके विषय वस्तु के माध्यम से ऐसी विषय वस्तु हो कि जिसमें बच्चों की योग्यताएं जो उनके अंदर हैं वो भी विकसित हो सके, उनके जो मूल विचार हैं उनके लिए भी वो फ्री हों अपने विकसित करने में, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए, और उनकी क्षमताएँ हैं उनको भी विकसित कर सकें, ठीक है। तो विषय वस्तु के मापदंड क्या होंगे, मतलब कि जो विषय वस्तु हम लोगों ने चयन की है पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है, उसके लिए बच्चों के उद्देश्य और लक्ष्यों से संबंधित दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। जो विषय वस्तु है, जो हमारी विषय वस्तु हमने, विषय वस्तु से मतलब है हमारा सिलेबस, ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने चुने हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने अपने करिकुलम में पाठ्यचर्या में चुने हैं उनका हमारा व्यवहारिक जीवन में उपयोग होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे आप कहें तो, ठीक है। विषय वस्तु के द्वारा बच्चे स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। विषय वस्तु ऐसी हो कि जिससे बच्चे स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। एवं जो विषय वस्तु है, ठीक है, विषय वस्तु पाठ्यक्रम, ठीक है, जो विषय वस्तु पाठ्यक्रम है उसके उद्देश्य और लक्ष्यों से संबंधित हो तथा दैनिक जीवन में उपयोगी हो। जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु है वो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। उपयोगी से मतलब है क्योंकि बच्चे देखिए जो हम मैथ सिखाते हैं उनका भविष्य में वो व्यावसायिक ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य में व्यवसाय करेंगे तो उनको मैथ सिखाते हैं उनके क्या व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होगी। तो इस तरीके की विषय वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। जो विषय वस्तु हो वो छात्रों की व्यावसायिक परिस्थितियों हेतु उपयोगी होनी चाहिए। ये कि जो विषय वस्तु है वो छात्रों के व्यावसायिक जीवन से उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। अगला इसमें विषय वस्तु किस तरीके की होनी चाहिए, विषय वस्तु ऐसी हो जो बच्चे की योग्यताओं, उनकी क्षमताओं एवं उनकी अभिरुचि के, उनके इंटरेस्ट के अनुरूप हो, जिसमें उनकी इंटरेस्ट हो। तो विषय वस्तु कैसी, जैसे फर्स्ट क्लास के लिए है तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट को रखना चाहिए, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी रखनी चाहिए, कुछ ऐसी क्रियाओं को रखना चाहिए जिससे बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार होना चाहिए करिकुलम, ठीक है। जो विषय वस्तु पाठ्यक्रम है वो ऐसी हो कि उनके बौद्धिक लेवल के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार हो, जिससे वो सीख सकें एवं उनका इंटरेस्ट हो उसमें, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। एवं अगला पॉइंट है विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी समझ सकें, अधिगम कर सकें, सीख सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें एवं उसका उपयोग कर सकें। सीधा सा आखिरी पॉइंट यही है कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी सीख सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें एवं उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें, ठीक है। ये विषय वस्तु का गठन हो गया। मान लीजिए हम आपके यहाँ पे 3 पॉइंट करवा चुके हैं। विषय वस्तु का गठन, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, सॉरी, विषय वस्तु के मापदंड। विषय वस्तु का गठन नहीं, जो ये पॉइंट करवाया था विषय वस्तु के चयन के मापदंड, कि चयन के मापदंड क्या होने चाहिए। विषय वस्तु के चयन के मापदंड थे कि जब हम विषय वस्तु का चयन करें तो वो किन मापदंडों के अनुसार करें, कि बस जो बालक के लिए, छात्र के लिए हम विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं तो उनका बौद्धिक स्तर होना चाहिए कि जो वो विषय वस्तु को सीख सकें, उस लेवल के हों, उनकी योग्यताओं के अनुसार वो सीख सकें तथा उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सकें, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका विषय वस्तु का गठन। विषय वस्तु का गठन, मान लीजिए यहाँ पे ये चौथा पॉइंट है, इसके स्टेप हैं ये, ठीक है। शैक्षिक आवश्यक जो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की जो अवस्थाएं होती हैं, इसके ये स्टेप हैं कि क्यों पहले हम किस स्टेप को फॉलो करेंगे, फिर किस स्टेप को फॉलो करेंगे। मान लीजिए हमने थर्ड स्टेप में विषय वस्तु के चयन के मापदंड निर्धारित कर लिए थे कि जो हमने कंटेंट, जो विषय वस्तु चयन की है वो किस एज के बच्चों के लिए वो सही है या गलत है। जो
कंटेंट हमने चयन किया है, जो मापदंड हमने बनाए हैं वो बच्चे समझ सकेंगे कि नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा था। ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत में कर लें तो ये कि बच्चों के लिए जो हमने मापदंड निर्धारित किए थे वो किसके लिए, वो माध्यमिक लेवल पे थे कि प्राथमिक लेवल पे थे कि आपके हायर लेवल पे थे। तो जो मिड डे मील होती है आपकी प्राथमिक, प्राइमरी एवं मिडिल क्लास के लिए होती है। ठीक है, 1 to 5, 5 to 8 के लिए होती है, 8 क्लास के लिए होती है। इसके बाद विषय वस्तु का गठन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहेंगे विषय वस्तु का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मिड डे मील का जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने यहाँ पे बता दिया कि किन बच्चों के लिए करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, हमने मिड डे मील की शुरुआत तो कर दी इसमें, क्योंकि हमारी आवश्यकता थी, उद्देश्य क्या था, बच्चों का नामांकन कराना। तो हमने बच्चों के नामांकन के कराने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की। इसके मापदंड क्या थे, मापदंड हमने रख दिया कि जो माध्यमिक लेवल पे लिए एवं सेकेंडरी लेवल के लिए होगा। लेकिन इसके बाद जो इसकी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि मतलब कि इसको कौन बनाएगा, खाने को कौन बनाएगा, कौन बांटेगा, दोपहर में दिया जाएगा कि शाम को दिया जाएगा। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा कि खाने को दिया जाएगा कि इसमें बच्चों को पैसों से सहायता दी जाएगी, कि भोजन दिया जाएगा, भोजन में क्या दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं। मिड डे मील की शुरुआत तो कर दी, दलिया दिया जाएगा या दाल रोटी दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो इसके बाद इसमें आया विषय वस्तु का संगठन। तो संगठन में इसके अंतर्गत 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, संगठन में इसमें 3 स्टेप रखे गए हैं। इसकी चीज़ें आपको, इसीलिए मैंने मिड डे मील एग्जाम्पल रख दिया कि चीज़ें आपको यहीं समझ में आती जाएँ। ठीक है, तो इसमें इसके 3 स्टेप होते हैं। क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण। ठीक है, एकीकरण, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो पहला होगा क्रमबद्धता, दूसरा होगा निरंतरता, तीसरा होगा एकीकरण। ठीक है, क्रमबद्धता को हम सिस्टमैटिक भी बोल सकते हैं, निरंतरता को कंटिन्यूटी एवं एकीकरण को इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो क्रमबद्धता क्या होती है, क्रमबद्धता सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक जो भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको, विषय वस्तु में जो चीज़ों को हमने रखा हुआ है उनका एक क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ढंग में होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है ये सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक क्रम से लिखा होता है कि अब इसके बाद 1 पढ़ना, फिर 2, फिर 3, ये क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में जो विषय वस्तु होती है उसमें एक क्रम होता है, इसी को सिस्टमैटिक कहते हैं। मान लीजिए इसमें हम कह सकते हैं कि यदि हमने कोई भी चीज़ आपको, मान लीजिए हमने पहले जोड़ना या घटाना सिखा दिया, या प्लस या माइनस सिखाए, फिर हम आपको गिनती सिखाएं, तो ये क्या एक गलत ढंग है ना। तो इसीलिए क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसको कह सकते हैं सरल से जटिल की ओर, क्योंकि यहाँ पे हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं। ठीक है, जो कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत टफ लगती हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे हम जो क्रमबद्धता होगी, जो सिस्टमैटिक होगा, मतलब पहले हम छोटी चीज़ों को रखेंगे, फिर बड़ी चीज़ों को रखेंगे, मतलब कि पहले हम सरल चीज़ों को रखेंगे, पहले हम गिनती सिखाएंगे, इसके बाद प्लस माइनस सिखाएंगे, इसके बाद गुणा भाग सिखाएंगे, इसके बाद इनको सीधा सवाल सिखाएंगे या कोई फार्मूला सिखाएंगे। ठीक है, तो सरल से जटिल की ओर जो हम सिखा रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए। जो हमारा विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु का संगठन, मान लीजिए हम जो सिलेबस होता है हमारा, उसमें एक क्रम होता है। मान लीजिए जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें एक क्रम है। ठीक है, सीक्वेंस है, सिस्टमैटिक है। यदि वो सिस्टमैटिक नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि आपको अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना। तो सिस्टमैटिक का एक ढंग होता है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, तो आपका सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। इसके बाद सेकंड आता है निरंतरता। ठीक है, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी से मतलब है निरंतर सीखने से, बच्चों को निरंतर सिखाते रहना चाहिए, उसमें स्टेप नहीं होना चाहिए, उसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए। मतलब कि पहले उनको कठिन चीज, पहले हम उनको मान लीजिए सरल चीज़ों को, जो पिछला, निरंतरता से मतलब है जो पूर्व ज्ञान, मान लीजिए जो हमने क्लास फर्स्ट में सिखाया उनको, ठीक है, तो उससे रिलेटेड उनको सेकंड में सिखाना है। एक निरंतरता होनी चाहिए उनको सिखाने में। ठीक है, एक निरंतरता होनी चाहिए उनको सिखाने में, कंटिन्यूटी। मान लीजिए उनको पहले हमने 1 2 3 सिखाया, इसके बाद हमने उनको
जैसे इसमें क्रमबद्धता, ठीक है, एक क्रम होना चाहिए, लेकिन इसमें निरंतरता होनी चाहिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय वस्तु से रिलेटेड, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, इजी से टफ की ओर, ठीक है। मान लीजिए पहले सवाल सिखाए, फिर हमने उनके फॉर्मूले सिखाए, तो एक निरंतरता, उनको स्टॉप नहीं देना है, हमको निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है, सब्जेक्टों के माध्यम से, ठीक है। जो बच्चों के द्वारा पहले सरल चीज़ें पढ़ी गई हैं उनको धीरे 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 कठिन रूप में परिवर्तित करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है एकीकरण, ठीक है, एकीकरण, इंटीग्रेशन, ठीक है। एकीकरण में क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट सिखाते हैं, जो बच्चों को विषय सिखाते हैं, जो भी हमारे करिकुलम में जो सब्जेक्ट में हमने विषयों को चुना है, उनको एक दूसरे से कैसे संबद्ध करके एकीकरण के साथ किस तरीके से सिखा सकते हैं। एक दूसरे का ज्ञान, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान में किस तरीके से उपयोगी होता है, ठीक है। तो एक दूसरे सभी विषयों को एकीकरण के साथ किस तरीके से संपन्न करके सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी से ही संस्कृत बना है, तो एकीकरण, ठीक है। मान लीजिए यदि हमको हिंदी नहीं आती होगी तो क्या संस्कृत आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मतलब कि सब्जेक्टों में एकीकरण, इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो किस तरीके से हम एकीकरण के साथ जो हमारे विषय हैं उनको कैसे संबद्ध कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आपका ये 4 पॉइंट हुआ। और इसमें हमने आपको जो मिड डे मील का एग्जाम्पल दिया था, इसमें इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, विषय वस्तु का गठन या विषय वस्तु का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कि जो हमने मिड डे मील की शुरुआत की थी, उसमें हमको खाना देना है, कौन खाने को देगा, कितना देगा, क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, कितने दोपहर में दिया जाएगा या शाम को दिया जाएगा या दिन में दिया जाएगा, इन चीज़ों को डिसाइड करना, इनका ऑर्गेनाइजेशन करना इसके अंतर्गत। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। तो विषय वस्तु में यही करते हैं, संगठन में क्या करते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला स्टेप आएगा अधिगम अनुभवों का चयन, 5 स्टेप। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका अधिगम अनुभवों का चयन, अधिगम अनुभवों का चयन, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, चूज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अधिगम अनुभवों का चयन से मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई छात्र स्कूल में आता है, ठीक है, विद्यालय में आता है, वो पढ़ने आता है, तो उसकी कुछ विषय वस्तु पहले होती है, सिलेबस होता है, उसको एक टाइम के अंदर पूरा करना होता है, ठीक है। तो जब वो छात्र विद्यालय में आता है तो उसको कई उसके एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो कई चीज़ों को सीखता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसकी बौद्धिक योग्यता, जो उसकी क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती हैं, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, जिनको वो सीखता है विद्यालय में अपने सिलेबस को पूरा करते हुए। 1 साल का मान लीजिए उसका सिलेबस है, तो उसको पूरा करने के लिए वो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, उसकी मानसिक दशा में भी परिवर्तन होता है, उसकी योग्यताओं में भी परिवर्तन होता है, उसकी क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है, जिनका सीधा संबंध उसके मानसिक, भावात्मक तथा सभी क्षमताओं से होता है। तो इसमें क्या होता है, उसको कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है कि अधिगम अनुभवों का चयन। तो मान लीजिए जैसे कोई टीचर्स आपको पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों लोगों के लर्निंग एक्सपीरियंस देखे जाते हैं। अधिगम अनुभवों का चयन, यहाँ पे वही विषय वस्तु में उन्हीं जो करिकुलम में उन्हीं लर्निंग एक्सपीरियंस को रखा जाता है जो सभी के लिए सही हो, ठीक है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हों। मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया, मैं आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही हूँ, या मान लीजिए मैं केवल आपको लेक्चर दे दूँ, ठीक है, तो आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने का, ठीक है। आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आता है केवल बोल के समझा के चला जाता है, कुछ नहीं लिखता है, तो कुछ बच्चों को वो मेथड अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ बच्चों को वो समझ में आ जाता है। लेकिन मान लीजिए वो टीचर सारे पॉइंट्स बोर्ड में लिखता है, फिर आपको समझाता है, तो मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों को वो मेथड अच्छा लगता है। तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जब भविष्य में अब वो करिकुलम बनाएंगे तो इस मेथड को, इस लर्निंग एक्सपीरियंस को वहाँ पे महत्व देंगे। तो सीधा सा मतलब यही होता है कि जो विषय वस्तु को हमारी, क्योंकि विषय वस्तु हमारी एक लक्ष्य होती है, ठीक है, उद्देश्य होता है विषय वस्तु को पूरा करना, ठीक है, उसको पढ़ना, उसकी योग्यता हासिल करना, ठीक है, उसको पढ़ना, एक विषय वस्तु को पढ़ना, ये उसका एक लक्ष्य होता है छात्र का, और एक उद्देश्य भी होता है कि हमको एक टाइम के अंदर इसको पूरा करना है। तो इसके अंदर हमको विषय वस्तु तो सीखना ही सीखना है, इसके प्लस इसमें हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है और हमारी योग्यताओं में भी परिवर्तन होता है, तथा
हमारे सोचने समझने की क्षमता में भी परिवर्तन होता है, हमको कई प्रकार के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो किस तरीके से, क्योंकि जब विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो जो हम विद्यालय में जीवन मतलब व्यतीत करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको क्या अनुभव भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, सोचने समझने के ढंग में भी वृद्धि होती है तथा काम को करने के तरीकों में भी परिवर्तन होता है। एक शिक्षित व्यक्ति की काम करने का तरीका देख लीजिए और एक जो व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त की है उसके काम करने के तरीके में परिवर्तन देख लीजिए। तो विद्यालय से हमारे कई चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो लेकिन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि अधिगम अनुभवों का चयन किस तरीके से किया जाता है। तो यही सीधा सा मतलब है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होती है उनको हम अपने पाठ्यचर्या में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ठीक है, ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन किया जाए जो उपयुक्त भावनाओं को विकसित कर सकें तथा भय से संभावनाओं को कम कर सकें। मतलब कि ऐसे अधिगम, ठीक है, ऐसे अधिगम ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन किया जाए कि जो भावनाओं को विकसित कर सकें, क्योंकि जो बच्चों की भावनाएं होती मतलब वो काम खुल के कर सकें। ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस इस तरीके से बच्चों को जो पाठ्य वस्तु में, जो विषय वस्तु में हम चीज़ों को रख रहे हैं इस तरीके से कि बच्चे खुले मन से सीखें, उनके अंदर डर नहीं हो किसी चीज़ का, ठीक है, सीखने के लिए मतलब झिझक नहीं हो। एक बार मान लीजिए टीचर से कोई स्टूडेंट्स पूछने में डरता है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम इस तरीके का माहौल बनाएं, इस तरीके का माहौल क्रिएट करें कि बच्चों को डर नहीं होना चाहिए, वो कितनी भी बार पूछें चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन किया जाए जो भावनाओं को विकसित करने में कर सकें तथा भय से मुक्त कर सके, ठीक है, तथा भय से मुक्त कर सकें, ठीक है। अधिगम अनुभव उद्देश्यों से सीधे संबंध होते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट रख सकते हैं। अधिगम अनुभव उद्देश्यों से सीधे संबंधित होते हैं, कैसे, मान लीजिए हमको एक क्लास, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को हमको पढ़ना है तो हम फर्स्ट क्लास के अंतर्गत जितनी भी चीज़ों को करेंगे, जितनी भी चीज़ों को सीखेंगे वो क्या होंगे, हमारे उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट क्लास हमको पास करना है, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो जो अधिगम अनुभव होते हैं वो उद्देश्यों से सीधे संबंधित होते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट क्लास को ही हम पूरा करने के लिए कई क्रियाओं को करते हैं जो हम सीखते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम करते हैं, सही गलत तो सारी चीज़ें क्या तो इसी से रिलेटेड होंगी। तो अधिगम अनुभव हमारे उद्देश्यों से सीधे संबंधित होते हैं, ठीक है। अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद हो। अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद हो, ठीक है। अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद हो, ठीक है। तो जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनके लिए सही हो एवं उनको तसल्ली हो। मान लीजिए हमने बच्चों को क्लास में हम जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो जो सीख रहे हैं उनमें उनको संतोष होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमको आ गई, मतलब कि सार्थक हो, सही हो। ऐसा नहीं हो कि टीचर्स ने बता दिया और उन्होंने सीख लिया, उनको समझ में भी कुछ नहीं आया। तो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस हो, जो भी अधिगम अनुभव हो, जो वो सीख रहे हैं अनुभव के माध्यम से, वो उनके लिए वास्तविकता में सही हो और उससे उनको तसल्ली हो, संतोषप्रद हो, ठीक है। तो क्लास में इससे मतलब है क्योंकि हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जो अधिगम अनुभव विद्यार्थी के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद होने चाहिए, ठीक है। अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के अनुसार हो, ठीक है। अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता
के अनुसार हूँ। मतलब है कि हम बालकों को जो सिखा रहे हैं वो उनके योग्य हों, वो उसको चीज़ को सीखने के लिए परिपक्व हों। ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों को सिखा बहुत टफ लेवल पे रहे हैं, बहुत टफ चीज़ सिखा रहे हैं और वो सीखने के योग्य नहीं है, उनकी एज छोटी है, वो छोटी क्लास में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए कहा है कि अधिगम अनुभवों का चयन। तो ऐसे अधिगम एक्सपीरियंस, ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस का हमको चयन करना चाहिए कि जिससे बच्चों को सही तरीके से सिखाया जा सके, बच्चों के अंदर उनकी योग्यता के अनुसार सिखाया जा सके, जो ज़्यादातर बच्चों के लिए सही हो। तो यहाँ पे हम टीचिंग एक्सपीरियंस एवं लर्निंग एक्सपीरियंस दोनों देखते हैं कि मतलब जो हमारा करिकुलम बनाया गया, हम देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से बेटर सीख रहे हैं, किस तरीके से ज़्यादा सीख रहे हैं। तो हम अगले जो पाठ्यचर्या या जो करिकुलम बनाएंगे उन्हीं लर्निंग एक्सपीरियंस को वहाँ पे महत्व देंगे। ठीक है, यहाँ पे अधिगम अनुभवों का चयन, कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस के माध्यम से, किन अनुभवों के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आपका आता है पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। ठीक है, ये तो इसके अंदर का पॉइंट थे। इसके बाद आपका आता है पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से मतलब यही होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, अंत में जब वो कार्य हो जाता है तो उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने जिस उद्देश्य से, ठीक है, जिस उद्देश्य से वो काम किया था, उसकी वो योजना बनाई थी, उस उद्देश्य को पूरा किया है उसने कि नहीं किया, हम उद्देश्य की पूर्ति कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि हमने जो पाठ्यचर्या बनाई थी वो हमारी पूर्ण रूप से सही है कि नहीं है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने बनाई थी। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या था, मान लीजिए हमारा उद्देश्य था शैक्षिक समस्याएँ। ठीक है, शैक्षिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो हमारे उद्देश्य क्या थे कि शैक्षिक जो हमारे उद्देश्य थे, ठीक है, उद्देश्य यहाँ पे हमने आपको जो एग्जाम्पल दिया था मिड डे मील का दिया था। ठीक है, मिड डे मील का दिया था। तो मिड डे मील से ही रिलेटेड हम चल रहे हैं, हम 3 पॉइंट तक कवर कर लिए थे। लेकिन जो हमने अगला पॉइंट था अधिगम अनुभवों का चयन, तो अधिगम अनुभवों के चयन में हमने आपको बताया कि कुछ जो लर्निंग एक्सपीरियंस हैं जो ज़्यादा बेटर होंगे, हम उनको अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे, और जिनसे बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मिड डे मील में अधिगम अनुभवों का चयन से मतलब होगा कि हम जो बच्चों को खाना दे रहे हैं, ठीक है, उनसे बच्चे का, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, नामांकन बढ़ाना। मिड डे मील का उद्देश्य क्या था कि बच्चों का नामांकन बढ़ाया जाए स्कूल में। तो हम जो खाना दे रहे हैं, दोपहर का खाना दे रहे हैं या शाम को खाना दे रहे हैं, तो उससे बच्चों को स्कूल आ रहे हैं, बच्चे स्कूल में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अधिगम अनुभवों का चयन, तो सीधा सा कि हमने जो पाठ्य वस्तु यहाँ पे विषय वस्तु बनाई थी उससे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य इसका क्या होगा मिड डे मील का, कि हमने जो खाना दे रहे हैं दोपहर में उससे बच्चों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, और आखिरी जो पॉइंट है हमारा पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। ठीक है, तो पाठ्यचर्या का मूल्यांकन से यहाँ पे आपका क्या मतलब होगा कि हमारा उद्देश्य क्या था, यहाँ पे जो हमारी आर्थिक बच्चों का नामांकन बढ़ाना। ठीक है, और आवश्यकता क्या थी, आर्थिक सामाजिक आवश्यकता थी, क्योंकि भाई हमारे पास भोजन की कमी थी। तो इस उद्देश्य के लिए हमने मिड डे मील की शुरुआत की। अब जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में क्या करेंगे, जो हमारा बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, तो मिड डे मील की सहायता से बच्चों को सभी को शिक्षा उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही, कि बच्चों सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य था कि नहीं था कि सभी बच्चों को, जो आर्थिक सामाजिक उद्देश्य था कि जिसकी वजह से बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो मूल्यांकन में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि जो हमने
अपना उद्देश्य था वो हमारा कितना पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उद्देश्य जो हमने बनाया हुआ था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यदि हमारा करिकुलम सही है, ठीक है, जो हमारा करिकुलम सही है तो वो पूरी करेगा। ठीक है, यदि हमारा करिकुलम सही होगा तो उद्देश्य की पूर्ति हो रही होगी। यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो हमारा करिकुलम सही है। और यदि इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, जो मिड डे मील हमने लागू की थी, बच्चों को खाना दिया था, यदि सभी बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हमारा ये जो मिड डे मील है बेकार है, बेकार चला गया हमारा। इसमें हमको फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है कि पाठ्यचर्या का मूल्यांकन हम करते हैं कि जो उद्देश्य बनाए थे, हमारे उद्देश्य थे, एम्स थे, तो वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य के बाद इसमें आएगा आपका शैक्षणिक उपलब्धियाँ। शैक्षणिक उपलब्धियाँ, ठीक है, उद्देश्य था, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने जो शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्राप्त की या जो शैक्षणिक गतिविधियाँ की, इसके बाद इनका मूल्यांकन। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मतलब यदि पाठ्यचर्या, तो इसमें दो तरीके के मूल्यांकन होते हैं। एक तो छात्र का मूल्यांकन मान लीजिए हम, ठीक है, छात्र मूल्यांकन। छात्र मूल्यांकन का क्या होता है कि जो पाठ्य वस्तु, जो विषय वस्तु हमने बनाई थी, जो बच्चों को किताबें पढ़ाई थी, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। जो बच्चों का रिजल्ट होता है उनके माध्यम से कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। मान लीजिए साल भर में हमको 5 किताबें बच्चों को सिखानी है, तो रिजल्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। ठीक है, इसके बाद पाठ्यचर्या मूल्यांकन। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत कि जो बच्चे को हम सिखाना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, इनका आपस में संबंध है, इसलिए हम छात्र मूल्यांकन को और पाठ्यचर्या मूल्यांकन को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक ही भाग हैं, क्योंकि जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं उसके अनुभव आती हैं, उसकी क्रियाएँ आती हैं। जो पाठ्यचर्या में हमने जो शैक्षणिक विधियाँ रखी थी, जो आपके अनुभवों को रखा था, ठीक है, अधिगम अनुभव, जो लर्निंग एक्सपीरियंस रखे थे, जो विषय वस्तु का गठन किया था, यदि ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएंगी। जो हमने विधियाँ रखी थी, जो सिद्धांत रखे थे कि किस तरीके की पाठ्यचर्या हम बनाएंगे कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, तो यदि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं, जो हमारा एक टारगेट था कि हमें बच्चों को इतना सिखाना है, यदि वो सीख रहे हैं तो हमारी पाठ्यचर्या क्या है, सही है। यदि नहीं सीख रहे हैं तो हम फिर इसमें भी परिवर्तन करेंगे, इसमें भी परिवर्तन करेंगे, तो इसी को कहते हैं पाठ्यचर्या मूल्यांकन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सभी विधियों को, सिद्धांतों को देखेंगे कि जो हमने एक बच्चे को सिखाने के लिए, कितना सिखाने के लिए कि जो 5 किताबें थी, 5 किताबों को एक साल में हमें पढ़ाना था, तो उनको सिखाने के लिए कुछ किताबें ऐसी तो नहीं, कुछ विधियाँ बनाई हुई थी, कुछ एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस थे कि हम किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, तो उसको पाठ्यचर्या मूल्यांकन, तो उसके अंतर्गत हम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे उद्देश्य थे, यहाँ पे सीधा सीधा हमने आपको मिड डे मील का एग्जाम्पल दिया था कि मिड डे मील मान लीजिए हमारा उद्देश्य था। जो सबसे पहले था हमारी क्या थी, आवश्यकता थी सामाजिक आर्थिक, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, मिड डे मील की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, कि बच्चे नामांकन प्राप्त कर सकें। इसके बाद हमको इसके मापदंड निर्धारित करना है, पाठ्यचर्या का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमको इसके मापदंड निर्धारित करने हैं। तो मापदंड में क्या होगा कि हमको जो मिड डे मील लागू करनी है वो किस एज के लिए, किस क्लास के लिए लागू करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कि जो मिड डे मील में खाना देंगे, क्या देंगे, दलिया देंगे कि दाल रोटी देंगे, कौन खाने को बनाएगा, दोपहर में देंगे कि शाम को देंगे, खाने के रूप में देंगे या पैसे के रूप में देंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस, अनुभव क्या होगा कि जो हमने खाना दिया है उससे बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपीरियंस हो गया कि जो खाना दिया जा रहा है उससे बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मूल्यांकन होगी, जो उद्देश्य बनाया था, ठीक है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,
मतलब हमारा जो करिकुलम है वो सही है या नहीं है, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये था आपका आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम व्यवहारिक रूप में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन किताबी भाषा में हम इनको गड़बड़ कर देते हैं। जब किताबी भाषा में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो नहीं आएंगे। आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया, आप अपने पाठ्यचर्या के करिकुलम के जो आपके पास क्वेश्चन मिले आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। जो लोग कहते हैं मैडम कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर क्वेश्चंस कैसा भी हो सही हो जाएगा, तो एक उसका भी क्वेश्चंस करने का भी एक एक्सपीरियंस होता है। यदि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक एक्सपीरियंस लेते रहेंगे ना तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया, लेकिन भाषा कुछ और लिखी होती है। जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो इतना घुमा के लिखा हुआ होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सीटेट या यूपीटेट या का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सीधा सा मान लीजिए का स्टेप पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप नहीं पूछे जाएंगे। बहुत जो लैंग्वेज होती है वन लाइन क्वेश्चन नहीं आता है कि आप सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वन लाइन क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आपका ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ाया इसकी आप पाठ्यचर्या से क्वेश्चंस देखना, फिर करना, फिर हमको बताना, ठीक है। यदि अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।